नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों पर। आज खबरों में क्या कुछ खास रहने वाला है वो आपको बताएंगे। इसको लेकर के हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता और बताएंगे आज की बड़ी खबरें। सबसे पहले चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है कांग्रेस की। भोपाल से बड़ी जानकारी, जहां पर कांग्रेस की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। कांग्रेस संभागीय मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसके साथ ही मुद्दे क्या होंगे उस पर नजर डालते हैं। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर के इस पर चर्चा होगी। पूर्व मंत्री विधायकों के बीच क्षेत्रवार जिम्मेदारी भी बांट दी गई है। 8 संभागों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इसमें जो मुद्दे रहने वाले हैं वो आपको बता दें। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर मंथन होगा कांग्रेस संभागीय मुख्यालयों पर। तो वहीं इसके साथ ही सभी को जिम्मेदारी भी, क्षेत्रीय जिम्मेदारी भी बांट दी गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 संभागों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कांग्रेस की, जहां पर सभी विधायकों को क्षेत्रीय जिम्मेदारी भी बांट दी गई है। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इन मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस संभागीय मुख्यालयों पर ये बैठक होनी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से। अब घर बैठे ही EFIR की सुविधा भी आप पा सकते हैं। एक और बड़ी जानकारी, 1 लाख तक की चोरी की शिकायत आप इस पे दर्ज करा सकते हैं। वाहन चोरी की भी FIR दर्ज करा सकेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस ने ये EFIR ऐप शुरू किया है। बढ़ते अपराधों की रोकथाम में और उसके जल्द से जल्द निवारण के लिए अब मध्य प्रदेश पुलिस ने ये नया ऐप लॉन्च किया है EFIR, जिसमें आप 1 लाख तक की चोरी की घटना के बारे में उसमें FIR लिखवा सकते हैं। इसके साथ ही बाइक अगर चोरी हो गई है तो उसकी भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपके इस पूरे मामले पर संज्ञान लेगी पुलिस। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं EFIR ऐप को लेकर के। मध्य प्रदेश पुलिस की नई पहल है EFIR ऐप और इस पर आप 24 घंटे में ये रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं और इसके साथ ही 1 लाख तक की चोरी की जो घटनाएं हैं, जो चोरी की वारदात है, उसको लेकर के आप इसमें रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। रायपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसी बीच आपको बता दें बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से। अब ये जानकारी रायपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर है और ऐसे में आपको बता दें, आपराधिक मामलों को लेकर के बीजेपी का आज विरोध देखने को मिलेगा। आज विरोध दर्ज कराएगी बीजेपी और इसके साथ ही IG से मिलने जाएगा बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल। तो वहीं आपको ये भी बता दें, दोपहर 12 बजे बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जब पहुंचेगा, आपराधिक घटनाओं के खिलाफ ज्ञापन सौंपेगा। आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही हैं, उसके खिलाफ अब बीजेपी ये विरोध करने जा रही है। तो अब आपको बता देते हैं कोरोना की क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त हो चुका है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 से नीचे हो गई है। प्रदेश में 98 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और ऐसे में जिस तरीके से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब इसमें गिरावट देखी जा रही है। ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए एक सकारात्मक खबर हो सकती है। आज के दिन लगातार कोशिशों के बावजूद अब कोरोना की रफ्तार कम पड़ती नजर आ रही है और 100 से नीचे कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की क्या स्थिति है, क्या हाल है कोरोना का, वो आपको बता रहे हैं। 100 से नीचे आंकड़ा पहुंच गया है संक्रमितों का। प्रदेश में 98 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। तो वहीं रायपुर से एक और जानकारी लेते हैं, जहां पर बीजेपी में अफसरों का प्रवेश होगा। कलेक्टर OP चौधरी के बाद गणेश शंकर ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है और गणेश शंकर मिश्रा ने बीजेपी का दामन थामते हुए अब आगे बीजेपी के साथ रहने का फैसला किया है। गणेश शंकर कांग्रेस नेता शैलेश सिंह भी बीजेपी में दाग लगे लोगों को धोकर स्वच्छ बनाया जाता है, ये उनका कहना है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से।
जहां पर बीजेपी में अब अफसरों का प्रवेश हो गया है। और ऐसे में अगर बात की जाए कलेक्टर ओपी चौधरी की, तो उनके बाद अब गणेश शंकर ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। गणेश शंकर मिश्रा ने बीजेपी का दामन थामते हुए अब बीजेपी के साथ रहने का फैसला लिया है। तो अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर क्या कुछ और अपडेट है, उसको लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं ब्रजेश, और इसके साथ ही अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से। उनका रुख कर लेते हैं अब तमाम जानकारियों के लिए। सबसे पहले ब्रजेश, आप तक पहुंचते हैं। जिस तरीके से आज का दिन बड़ा माना जा रहा है कांग्रेस के नजरिए से, क्या कुछ तमाम अपडेट है उसको लेकर के, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है संगीता। हमने देखा कि विधानसभा में भी लगातार तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर कांग्रेस रही और हंगामा इतना बड़ा कि सत्र जो 4 दिन का था वो 1.5 दिन में समाप्त करना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस ने ऐलान किया था कि जो बात उसकी विधानसभा में नहीं सुनी गई है वो सड़कों पर ले जाएगी, और हमने देखा कि इसके बाद लगातार कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। आज का जो कांग्रेस का कार्यक्रम है, 8 संभागों में मध्य प्रदेश के तमाम संभाग मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बड़े नेता करते हुए नजर आएंगे। तमाम बड़े नेताओं को, पूर्व मंत्रियों को, विधायकों को पहले से ही कांग्रेस ने ये जिम्मेदारी सौंपी थी, और तमाम जो मुद्दे हैं, करंट इश्यूज हैं, महंगाई का मुद्दा, कानून व्यवस्था, एसटी, एससी और आदिवासी के मुद्दे पर, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर, तमाम मुद्दों को लेकर वो सरकार पर तमाम आरोप लगाएंगे, अनदेखी के आरोप लगाएंगे। महंगाई के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इन तमाम इश्यूज को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस तमाम मुख्यालयों पर करेगी। जी, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज के दिन की क्या रणनीति रहने वाली है कांग्रेस की, इस पूरे मुद्दे को देखते हुए किस तरीके से वो विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब पूरी तरीके से वो तैयार नजर आ रही है। जिस तरीके से जो 8 जगहों पर नए जो पदाधिकारी हैं उनको भी ये बोल दिया गया है कि अब नई नई जिम्मेदारी आपको मिल गई है, अब काम में लग जाइए। तो ऐसे में क्या रणनीति रहने वाली है आगे की? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की कोशिश यही है कि जो उपचुनाव मध्य प्रदेश में आने वाले हैं संगीता, 2 महीने में उपचुनाव होने हैं। 1 लोकसभा सीट खंडवा और 3 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है। तो तमाम प्रयासों, तमाम कोशिशों के चलते कांग्रेस ने यही रणनीति बनाई थी कि जनता के बीच एक प्रचार किया जाए, जनता से सीधे कनेक्ट किया जाए, ऐसे करंट इश्यूज को तुरंत उठाया जाए जो सीधे जनता से रिलेवेंट होते हैं, जनता से कनेक्ट करते हैं। और महंगाई और बेरोजगारी ऐसे ही मुद्दे हैं जिनको उठाकर कांग्रेस जो है अपनी रणनीति को पुख्ता करना चाहती है। और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस, हमने देखा विधानसभा में, उसके बाद सड़कों पर विधानसभा का घेराव, सीएम हाउस का घेराव, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके बाद कांग्रेस जो है वो पर्चे बांटने का काम करेगी। तमाम पूरे प्रदेश की जिम्मेदारियां दी गई हैं, लोग जाएंगे और सरकार के खिलाफ ये तमाम इश्यूज को लेकर पर्चे बांटेंगे। तो कहीं ना कहीं जनता से कनेक्ट करने की, जनता से सीधा संबंध स्थापित करने की और अपने कार्यकर्ताओं को नीचे तक, मंडलम तक, स्तर तक सक्रिय करने की ये रणनीति कांग्रेस की है। जी ब्रजेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आप तक फिर से लौटेंगे। चलते हैं अमित के पास, वो रायपुर से हमारे साथ है। अमित, वहां पर अगर बीजेपी की बात की जाए तो आज वो ज्ञापन सौंपने वाली है बढ़ते अपराधों को देखते हुए, तो इसकी क्या वजह रही हो सकती है, किस तरीके से इसको लेकर के वो आगे आई, क्या कुछ तमाम अपडेट सामने आ रही है इस खबर पर? व्यवस्था को लेकर उन्होंने आज आईजी से मिलने की योजना बनाई है, और आज वह पूरी भाजपा का प्रतिनिधिमंडल आईजी से जाकर मिलेगा। पिछले 24 घंटे में एक बालक यहां से चौरसिया कॉलोनी से गायब हुआ है, जिसका अब तक पुलिस पता तक नहीं लगा सकी है। वो 2 वर्षीय बालक है, 2.5 वर्षीय बालक है, जो कि वह अचानक अपने घर के बाहर खेलते हुए गायब हो गया। ऐसे में भाजपा ऐसे सभी मुद्दों को लेकर आज आईजी के समक्ष उपस्थित होकर वह ज्ञापन सौंपेगी, और राजधानी में जो कानून व्यवस्था लचर हो गई है उसको लेकर वह अपनी बात रखेगी। संगीता जी, इसके साथ ही अगर बात की जाए कोरोना की, तो कोरोना के आंकड़ों में भारी गिरावट देखने को मिली है। इस वक्त कोरोना की क्या स्थिति है वहां पर? निसंदेह राजधानी रायपुर एक प्रकार से कोरोना मुक्त माना जा सकता है, क्योंकि
पिछले 24 घंटों में जो 4200 के लगभग टेस्ट किए गए, जिसमें मात्र 98 ही संक्रमित पाए गए हैं। इस तरीके से ये कहा जा सकता है पिछले 12 दिनों में 4 दिन ऐसे आए हैं जिसमें कि 100 से कम आंकड़ा पहुंचा है संक्रमितों का। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राजधानी की सीमाओं को देखते हुए कि राजधानी एक प्रकार से कोरोना मुक्त हो रही है धीरे धीरे, और अब लगभग वो समय भी आने वाला है जब 2-4 ही लोग मिलेंगे। अभी आज जो जानकारी मिले उसमें सिर्फ जांजगीर चांपा में 15 जो मिले हैं जिले में, वो जांजगीर चांपा में मिले हैं जो सर्वाधिक है। और अब राजधानी रायपुर में जो 2 से 3 संक्रमित मिल रहे हैं, ये बड़ी बात है। जी संगीता जी अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, आप तक फिर से लौटेंगे। रुक करते हैं ब्रजेश का। ब्रजेश, वो कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर आज भोपाल में हम नजर डाल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा कोरोना का मामला है। 4 मामले कोरोना के कल ही भोपाल में मिले हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि लंबे वक्त बाद 4 मामले एक साथ मिलना बड़ी बात है। इक्का दुक्का मामले भोपाल में मिल रहे थे। अगर हम सागर और दमोह की बात करें तो वहां पर भी तीसरी लहर की दस्तक दिखाई दी है। कई लगातार मामले वहां पर भी बढ़े हैं। हालांकि ओवरऑल कोरोना की हम बात करें तो चिंताजनक स्थिति नहीं है। 10 से 12 मामले ही पर डे मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो वेरिएंट मिल रहे हैं और बच्चों को जो इफेक्ट कर रहे हैं, वो वाकई चिंता की बात है और प्रशासन ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कोरोना की गाइडलाइन को बढ़ाया गया है। 20 अगस्त तक किया गया था, पहले 10 अगस्त तक कोरोना की गाइडलाइन लागू की गई थी। इसके अलावा राजनीतिक सरगर्मियों में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम संभागों पर है और बीजेपी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक यूथ विंग की रखी गई है। जो युवा मोर्चा है वो आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इसके साथ ही कोरोना से जुड़ी ये भी कि जांजगीर चांपा में कल जो कोरोना विस्फोट हुआ था और बच्चों में जो कोरोना संक्रमित पाए गए थे बच्चे, तो उनको लेकर के क्या कुछ तमाम अपडेट सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की, कोरोना का जो इफेक्ट है अब बच्चों पर नजर आ रहा है और इसीलिए WHO ने भी ये चेतावनी दी थी पिछले दिनों के जो वेरिएंट है वो बच्चों पर असरदार ज्यादा असर करेगा, क्योंकि बच्चे जो हैं अभी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। स्कूल जो ओपन हुए हैं उसमें भी विशेष नजर प्रशासन रखे हुए है। जो तमाम टीचर्स हैं उनको वैक्सीनेशन के बाद ही स्कूलों में एंट्री दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही प्रदेशों में बच्चों को लेकर प्रशासन और सरकार जो है वो खास एहतियात बरत रही है। कोशिश यही है कि जो बच्चों का ट्रायल चल रहा है वो जल्द से जल्द पूरा हो और बच्चों का वैक्सीनेशन भी देश में शुरू हो सके, ताकि तीसरी लहर जो है उसके बीच बच्चों को सुरक्षित किया जा सके। जी, बाढ़ के हालातों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। हाल ही में अगर बात की जाए तो मंत्री इस वक्त दौरे पर रहे थे, सीएम दौरे पर रहे थे, और अब इस वक्त क्या बाढ़ की स्थिति बनी हुई है मध्य प्रदेश में? देखिए संगीता, सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि मध्य प्रदेश में अब बारिश नहीं हो रही है और मौसम विभाग ने जैसा अंदेशा जताया है कि 17 अगस्त तक अभी बारिश की संभावना नहीं है। तो ऐसे में जो राहत और बचाव कार्य थे वो तेजी से यहाँ पर चालू है। चाहे हम शिवपुरी की बात करें, श्योपुर की बात करें, मुरैना की बात करें, अशोकनगर और विदिशा जो 2 जिले हैं वहां पर पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो पहले ही खत्म हो चुका था। लोगों को पुनर्विस्थापित किया जा रहा है। दोनों ही जिलों में ज्यादा इफेक्ट बाढ़ ने नहीं किया है, लेकिन शिवपुरी, शिवपुरी और दतिया की अगर हम बात करते हैं तो तीनों जिलों में लगभग 20,000 लोग अभी भी राहत कैंपों में रह रहे हैं, जिनके लिए प्रशासन तमाम व्यवस्थाएं करने में जुटा है। भोजन की व्यवस्थाएं हो या दूसरी व्यवस्थाएं हो। बिजली की व्यवस्था कई गांवों में बहाल कर दी गई थी। कल तक का ये अपडेट था कि लगभग 150 गांवों में बिजली की व्यवस्था बहाल कर दी गई है। लेकिन जो लोग जिनके घर बह गए हैं या टूट गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनके लिए मरम्मत का जो सरकार ने ऐलान किया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उन घरों की मरम्मत कराई जाएगी, या जिनका घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है उनको घर बनाकर सरकार देगी। तो उसकी प्रक्रिया भी प्रशासनिक स्तर पर शुरू हो गई है। कुछ ही दिनों में उनको घर का जो निर्माण है, घर का जो काम है निर्माण का, वो शुरू हो जाएगा। फिलहाल जो रिफ्यूजी कैंप में लोग रह रहे हैं, पुनर्वास कैंपों में जो लोग रह रहे हैं, उनमें व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में प्रशासन जुटा हुआ है। जी ब्रजेश, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर से लौटेंगे आप तक। रुक करते हैं अमित का। अमित, अगर बात की जाए बीजेपी की तो वहां पर अब ऑफिसर्स की एंट्री हो गई है। यूपीएससी पास करके मतलब ये समझ रहे हैं कि अब हम बीजेपी का दामन थामने के बाद नए सिरे से शुरुआत करेंगे, तो उसको लेकर के क्या अपडेट सामने आ रही है? जैसा कि बीजेपी में अफसरों की जो प्रवेश हो रहा है, पूर्व आईएएस हो या आईएएस हो,
उन्होंने नौकरी छोड़कर भी भाजपा का दामन थामा है। कलेक्टर ओपी चौधरी एक ज्वलंत उदाहरण है, जो कि आज भाजयुमो के प्रदेश प्रभारी का दायित्व उन्हें दिया गया है और वह अपनी नीतियों और रीतियों के हिसाब से अब जो युवा मोर्चा है उसमें जान डालने का काम कर रहे हैं। वही हम बात करें गणेश शंकर मिश्रा जी की, जो कि कलेक्टर रायपुर भी रहे हैं और साथ में उनका बस्तर में अच्छा खासा प्रभाव रहा है। ऐसे में उन्होंने जो प्रवेश कराया गया है तो निसंदेह कहीं ना कहीं भाजपा उनको उपयोग करना चाहती है, सदुपयोग करना चाहती है। और बस्तर चूंकि हार और जीत का एक पैमाना रहा है हमेशा छत्तीसगढ़ में, तो ऐसी परिस्थिति में बस्तर को साधने के लिए गणेश शंकर मिश्रा का यहां पर प्रवेश कराया गया है। और निसंदेह आने वाले समय में कई पूर्व आईएएस और आईएएस ऑफिसर अभी भी कतार में है जो भाजपा प्रवेश के लिए लालायित है। बात करें कि अब भाजपा एक प्रकार से कारपोरेट कल्चर की तरफ बढ़ रही है, पढ़े लिखे लोगों को वह प्रवेश दे रही है ताकि भाजपा को अब ऐसे नेताओं का सहारा न लेना पड़े जिनके पास किसी तरह का कोई फोकस ना हो, किसी तरह का कोई विजन ना हो। तो अब ये सारे आईएएस अफसरों को लेकर वो एक फोकस की राजनीति करना चाह रही है। संगीता जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप दोनों से तमाम अपडेट लेते रहेंगे आगे चल करके। तो फिलहाल बुलेटिन में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।